तो अब हम डिस्कस करते हैं सीजन्स के बारे में कि ये सीजन्स क्या होते हैं और हमारी अर्थ में इतने अलग अलग तरह के सीजन्स या ऋतुएं कैसे बन पाती हैं। तो किसी भी जगह में अगर एक ही तरह का मौसम कई हफ्तों तक या कई महीनों तक रहे तो कहा जाएगा कि उस चीज का सीजन चल रहा है। अब जैसे कि अगर किसी जगह में गर्मी पड़ रही है और लगातार कई हफ्तों तक या महीनों तक गर्मी पड़ती रहे तो कहा जाएगा ये गर्मी का सीजन चल रहा है या ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है। इस तरीके से लगातार बारिश होते रहे तो कहा जाएगा कि बारिश का मौसम या बारिश का सीजन चल रहा है। और हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके, सस्टेन कर सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग सीजन्स आते रहें किसी भी जगह में। क्योंकि अगर किसी जगह में गर्मी हो रही है और लगातार महीनों तक, सालों तक गर्मी पड़ती रहे उस जगह में, तो उस जगह में पानी कम होने लग जाएगा और लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। किसी जगह में अगर ठंडक हो रही है और हमेशा वहाँ ठंडक ही होती रहे तब भी वहाँ लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर पाए और इवॉल्व कर पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी जगह में अगर गर्मी पड़ रही है तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ बारिश हो जाए, थोड़े टाइम के बाद वहाँ थोड़ी सर्दी हो जाए, कि एक बैलेंस बना रहे, कि तमाम कंडीशंस एक सही तरीके से बनी रहे कि यहाँ लाइफ सरवाइव कर सके। तो अब सवाल उठता है कि ये सीजन्स बनते कैसे हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि सीजन्स इस तरीके से बनते हैं कि जब हमारी अर्थ हमारे सन के थोड़ा पास आ जाती है तो गर्मियों का सीजन आता है, और हमारी अर्थ सन के जब थोड़ा सा दूर चली जाती है तो सर्दियों का सीजन आता है। जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जब गर्मियों का सीजन होता है जून जुलाई के महीने में, तो जून जुलाई के महीने में हमारे सन से हमारी अर्थ जितने डिस्टेंस पे रहती है, दिसंबर जनवरी के आसपास जब सर्दियों का टाइम है उस टाइम पे हमारी अर्थ थोड़ा ज़्यादा पास होती है सन के, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, करीब 5 लाख किलोमीटर्स हमारी अर्थ सन के ज़्यादा पास होती है दिसंबर जनवरी के टाइम। तो हमारी अर्थ सूरज से कितना दूर है या पास है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि सीजन्स कैसे बनते हैं। तो सीजन्स बनने का वजह क्या है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ हमारे तारे के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, और हमारी अर्थ को हमारे सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 12 महीने लगते हैं, या यूं कह लीजिए 1 साल लगता है। अब इस पूरा एक चक्कर लगाने के दौरान कई महीने ऐसे होते हैं जब हमारी अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न हिस्सा जो है उसमें सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, और इस वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं साउथ हेमिस्फीयर में। और एक ऐसा टाइम आता है, और ये टाइम आता है 21 दिसंबर के आसपास, कि जो ओवरहेड सन है, यानी कि हमारी अर्थ का वो हिस्सा जहां पे सूरज की किरणें एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पड़ रही हैं, और इस वजह से सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही हैं हमारी अर्थ में, वो हिस्सा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है साउथ हेमिस्फीयर में। और ये चीज़ हो रही होती है 21 दिसंबर को। तो इस वजह से, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो रहा है, सूरज की किरणें लगातार 90 डिग्री पे पड़ रही हैं, इस वजह से साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन होगा। और इसी टाइम पे अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर को देखिए तो वहाँ सूरज की किरणें थोड़ी कम पड़ती हैं, वहाँ पे दिन थोड़ा छोटा होता है, रात बड़ी होती है, और क्योंकि सूरज की स्ट्रेट रेज नहीं पड़ पाती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस टाइम सर्दी का मौसम होता है। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी अर्थ में एक साथ गर्मी या एक साथ सर्दी होती है, ऐसा नहीं है। जब 21 दिसंबर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहने वाले हम लोग सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं, उस टाइम पे साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियां पड़ रही होती हैं। अब इसके बाद वक्त आगे गुजरता है, हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमते रहती है, और घूमते घूमते फिर एक टाइम आता है कुछ महीनों के बाद, और ये टाइम आता है 21 मार्च। 21 मार्च के आसपास जो ओवरहेड सन है वो पूरा सीधा होता है इक्वेटर के ऊपर। अब इस टाइम पे हमारे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में सूरज की जो रोशनी है वो बराबर पड़ती है, और
इस वजह से नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में उस टाइम पे दिन और रात बराबर होती है इस दिन में। तो इस वजह से 21 मार्च को कहा जाता है इक्विनॉक्स डे, यानी कि दिन और रात बराबर हैं वहां पे। अब क्योंकि सूरज ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ आया है, साउथ हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ, तो साउथ हेमिस्फीयर में आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी ठंडक बढ़ रही है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। थोड़ा सा वक्त आगे गुजरता है, अब टाइम आता है 21 जून। ये ओवरहेड सन ऊपर चढ़ते चढ़ते आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर, और यहां तक आते आते नॉर्थ हेमिस्फीयर में अब गर्मी पड़ने लगी है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन ज्यादा बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है। और जबकि अगर आप साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर में अब कम रोशनी पड़ रही है और वहां दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है, और साउथ हेमिस्फीयर में अब सर्दियों का टाइम है। तो 21 जून के आसपास नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब गर्मियां पड़ रही हैं तो साउथ हेमिस्फीयर में सर्दियां पड़ रही हैं। और ये जो दिन होते हैं 21 दिसंबर, इस दिन को कहा जाता है सॉल्स्टिस। साउथ हेमिस्फीयर में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है, और 21 जून इसको भी सॉल्स्टिस कहा जाता है। और क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की नज़र से, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पावर सेंटर्स हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, दुनिया इस नज़र से देखने को बनाई गई, तो इस वजह से 21 जून इसको कहा जाता है समर सॉल्स्टिस, और 21 दिसंबर को कहा जाता है विंटर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे इसके बाद 21 जून में ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। इसके बाद वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अब जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू होता है इक्वेटर की तरफ, और 21 अक्टूबर को दोबारा से फिर इक्विनॉक्स होता है, और अब दोबारा से नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर दोनों में बराबर रोशनी पड़ती है। इसके बाद सूरज फिर से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, अब साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दी पड़ेगी। तो इस तरीके से गर्मियों और सर्दियों का सीजन चेंज होता है ओवरहेड सन के मुताबिक, कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए किस तरीके से हमारे अर्थ में अलग अलग सीजन्स बन रहे हैं। और ये जो चीज होती है ओवरहेड सन का, ये जो मूवमेंट है, इस चीज को कहते हैं एनालीमा। और इस चीज को आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप किसी एक जगह से आप सूरज की फोटो खींचिए कि सूरज कहाँ है आसमान में, और उसी टाइम पे उसी जगह पे अगले दिन फिर से आप सूरज की फोटो खींचिए, और ऐसा आप साल भर करिए, और सारी फोटोज जब आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि साल भर में सूरज का मूवमेंट एक 8 के फिगर में हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि सूरज किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गया, उसके बाद वापस लौटा इक्वेटर, फिर से गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर से वापस लौटा इक्वेटर में। और ये जो 8 का फिगर बन रहा है, ये जो एनालिमा है, ये हमारी पूरी अर्थ में अलग अलग शेप में बनेगा, डिपेंड करता है कि वो जगह कौन सी है। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि सीजन्स इस तरीके से बनते हैं जब हमारी अर्थ का एक हेमिस्फीयर, उसमें ज्यादा रोशनी पड़ती है और डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तभी हमारी अर्थ उस गर्मी को सोखेगी। और इस तरीके से फिर एक हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं, और जबकि दूसरे हेमिस्फीयर में जहां थोड़ी सी कम लाइट पड़ रही है और थोड़े लोअर एंगल में पड़ रही है, जब टेढ़ी लाइट पड़ती है लोअर एंगल पे, तो हमारी अर्थ उस रोशनी से गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उस हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर्स या सर्दियों का टाइम होता है। अब क्योंकि हमारे पूरे अर्थ में अनइवन हीटिंग हो रही है, कोई जगह थोड़ी ज्यादा गर्म है, कोई जगह कम गर्म है, इस वजह से अलग अलग तरीके से प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इसी तरीके से हवाएं चलती हैं, मॉइस्चर को लेके ये जो हवाएं हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बारिश लेते हुए जाती हैं, और इस तरीके से बारिशों के अलग अलग पैटर्न्स चलते हैं पूरी दुनिया में। और फाइनली इसी तरीके से सब कुछ मिला के सीजन्स और क्लाइमेट तय होते हैं पूरी दुनिया के, और सीजन्स और क्लाइमेट्स से ही फिर तय होते हैं कि हमारी दुनिया में पेड़ पौधे या जंगल कैसे डेवलप होंगे। अब इस चीज का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं।
अब जैसे हमारी अर्थ के ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ये जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में ये रहा इक्वेटर बीच से गया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो बीच में ये जितना एरिया है इसे कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया। अब क्योंकि ये ओवरहेड सन जो है ये इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है, फिर वापस आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक और उसके बाद फिर से इक्वेटर, तो ओवरहेड सन बस इतने से डिस्टेंस में चलता है हमारी अर्थ पे। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है इसमें चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, यहाँ पे सोलर रेडिएशन में डिफरेंस जो है बहुत कम होता है और जो एंगल है, किस एंगल पे ये किरणें पड़ रही है, एंगल भी बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं होती। ये जो गर्मियों और ठंडियों का जो टेम्परेचर है ये ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। और क्योंकि सूरज की सीधे स्ट्रेट रेस सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ती है, इस वजह से यहाँ हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं इस एरिया में। और इन बादलों की वजह से जो विंड्स चलती हैं, विंड सिस्टम की वजह से, उसकी वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस ट्रॉपिकल एरिया के ज़्यादातर कई हिस्सों में, तो वहाँ पे जितने फॉरेस्ट होते हैं या जंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन ट्रॉपिकल इलाकों में, और इस वजह से इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो रेन्स हैं, ये जो बादल बनते हैं बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में और बारिश होती है इनकी वजह से, ये पाथ ऑफ सन फॉलो करते हैं इक्वेटर के पास, और आसपास के एरिया से जो हवाएं आती हैं उन्हें कहते हैं डोलड्रम्स, या इनका एक पर्टिकुलर नाम है ITCZ। और अब अगर हम ऐसे इलाकों की बात करें जो ट्रॉपिक्स के बाहर पड़ते हैं, यानी कि बियॉन्ड 33 डिग्रीज वाले एंगल, इसके बाद 33 से यहाँ 66 के आसपास ये वाला जो सर्किल्स हैं इनको कहा जाएगा, ये वाले इलाके जो बियॉन्ड 33 हैं और आर्कटिक से पहले वाले। तो अब इन इलाकों में कैसा होगा टेम्परेचर या कैसा क्लाइमेट होगा, तो क्योंकि जब सूरज गर्मियों के टाइम पे यहाँ तक आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तक, तो ये वाले जो एरिया हैं इनमें गर्मियों के टाइम पे तो अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, लेकिन जब सर्दियां होंगी और सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा तो यहां से इतना ज्यादा एंगल पे सनलाइट गिरेगी नॉर्थ की तरफ, इतने एंगल पे कि यहां पे गर्मी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ज्यादा हमारी अर्थ। तो इस वजह से यहां जब सर्दियां पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ेंगी, तो गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी होगी तो बहुत ज्यादा सर्दी। और यहाँ पे जब अगर ऐसे इलाके हैं जहाँ के आसपास ओशंस हैं, समंदर हैं अगर ऐसे इलाकों के आसपास, तो वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं मौसम को कि गर्मी को थोड़ा सा कम कर देंगे, सर्दी है तो सर्दी को थोड़ा सा कम कर देंगे। और यहाँ पे माउंटेन्स और डेजर्ट्स पाए जाते हैं ज़्यादा। इसके बाद अब ये वाला जो एरिया है, जो आर्कटिक वाला एरिया है और पोलर एरिया जो बियॉन्ड 66 डिग्री पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66 डिग्री पे ये वाला सर्किल। इसके बाद का जो पोलर एरिया ये है, यहाँ पे क्या होता है समर्स में, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और यहाँ समर्स में इतना स्लांटेड एंगल पड़ता है कि हमारी अर्थ ज़्यादा इस गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो समर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है। समर ज़्यादा गर्म नहीं, विंटर्स में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आता है तो नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है, यहाँ कितने दिन ऐसे होते हैं जब सूरज दिखाई नहीं देता है, कई कई महीनों तक सूरज नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से यहाँ पे लगातार बर्फ जमी रहती है। और जो पोल्स वाले एरिया हैं, पोल्स वाले एरियाज को कई कई दिन, सर्दियों में कई दिन सूरज दिखाई नहीं देता है और गर्मियों में कंटिन्यूअस सन मिलता है कई कई महीनों तक या कई कई दिनों तक। लेकिन अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस सन मिलता है पोलर एरियाज को, तो भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि इतने एंगल पे सनलाइट आ रही है कि हमारी अर्थ उस गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती।